कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, मानसून आने को है और खरीफ के लिए आपने अपने खेतों की तैयारी कर ली होगी। आपने अवश्य ही ग्रीष्मकालीन जुताई कर ली होगी। यदि नहीं की है तो अब कर लीजिए, क्योंकि खरीफ की फसलों में ग्रीष्मकालीन जुताई की बहुत महत्व है। साथियों, यदि इस बार आप धान, मक्का या सोयाबीन की फसल लगाने जा रहे हैं तो खेतों की तैयारी किस तरह से की जाए, इस विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। और आपको इस विषय में जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस टुटेजा और साथ में हैं डॉक्टर नरेंद्र लाकपाले। सर, आप दोनों का स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, धान, मक्का या सोयाबीन की फसलों से लेकर आपकी कोई समस्या हो तो आप हमारे इस नंबर पर पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। सबसे पहले हम अपने एक साथी का फ़ोन लेंगे। हेलो 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 हेलो। हाँ, नमस्कार। आप कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। जानू राम साहू जी, गरियाबंद जिला, ग्राम धूसा। जी जी, क्या पूछना चाहते हैं आप? स्वर्णा सब के नाम से अभी सोसाइटी में धाना है। आपकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही, थोड़ा सा तेज बोलिए। अच्छा, वो क्या है, स्वर्णा सब के नाम से धाना है। अच्छा हाँ जी। और वो कतेक दिन के और का करेल पड़ते, का बीमारी थे जी जी वो लोग बताते हो? जी जी सर, बताइए। साहू जी, स्वर्णा सबवन जो है, जैसे कि स्वर्णा जाति को आप जानते हैं, उसी प्रकार स्वर्णा सबवन है। ये 140 से 145 दिन की जाति है। स्वर्णा सबवन को वहाँ पे लगाया जाता है जहाँ पानी भरे रहता है, जहाँ पानी लगातार भरे रहता है वहाँ स्वर्णा जाति को नुकसान होता है, और स्वर्णा सबवन उसमें बहुत अच्छा उत्पादन देती है। यानी कि जहाँ पे पानी हमेशा भरे रहता है, जलमग्न खेत है, वहाँ पे स्वर्णा सबवन को लगा सकते हैं। इसका उत्पादन भी अच्छा है और ये देर से पकने वाली जाति है। जी जी डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारे अभी भाई किसान भाई ने पूछा, इसी तरह और किसान भाइयों के मन में भी ये शंका रहती है कि ज़मीन के हिसाब से अगर वो सही प्रजाति का चुनाव ना करें तो फसल प्रभावित होती है। तो ज़मीन के हिसाब से अपनी फसल की प्रजाति का चुनाव कैसे करें? देखिए, उत्पादन के लिए जो सबसे अच्छी चीज़ होती है वो होती है महत्वपूर्ण जाति का चुनाव करना। जी। जाति जो अच्छा उत्पादन देने वो हो, क्षेत्र के लिए अनुकूल हो, जी। वो कीट और रोग के प्रतिरोधी होना चाहिए। अच्छा। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है तो यहाँ पे अधिकतर क्षेत्र वर्षा पर आधारित हैं। जी जी। तो जिस किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा नहीं के बराबर है, उनको शीघ्र पकने वाली जाति लगाना चाहिए, जिसमें कि समलेश्वरी है, इंदिरा बारानी धान है जो कि सूखा सहन करने की जिसमें क्षमता है, और सूखा हो जाने पर भी और यदि पानी अच्छा गिरता है, दोनों ही परिस्थिति में ये अच्छा उत्पादन देती है जी। इसके अलावा शीघ्र पकने वाली जो जातियाँ हैं उसमें सहभागी हैं जी और दंतेश्वरी हैं। अच्छा। इसके अलावा जो किसान भाइयों के पास पानी की सुविधा उपलब्ध है उनको चाहिए कि देर से या मध्यम अवधि वाली धान को लगाएं। जी। मध्यम अवधि वाली धान का चयन किसान भाइयों को जरूर करना चाहिए, जिससे कि हम दूसरी जो फसल है उसको भी लगा सकते हैं। जी जी। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अभी बहुत अच्छी अच्छी जातियों का विकास किया गया है, जिसमें राजेश्वरी है, दुर्गेश्वरी है। ये दोनों जाति जो है 125 दिन के आसपास पक जाती है। जी। इसके अलावा आपके महामाया धान है, पुराने में हम देखें तो IR 64 है। जी। महामाया का जो है उत्पादन अभी अच्छा आता है, और महामाया के साथ इसमें सुधार कर राजेश्वरी धान निकाला गया है। जी। ये बहुत ही अच्छा पोहा के लिए उपयुक्त किस्म है। अच्छा। और जो किसान भाई जो खासकर नहर आधारित, नहर के सिंचाई की सुविधा अनुसार खेती करते हैं और देर से पकने वाली जाति पसंद करते हैं, उसमें बमलेश्वरी धान जो कि इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय निकाली गई है बहुत ही अच्छी है। तो किसान भाइयों को चाहिए कि अपनी परिस्थिति देख लें और सिंचाई की सुविधा के हिसाब से जाति का चयन करें और उससे इसको लगाएं, जिससे कि अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। जी जी। डॉक्टर साहब, हमारे एक साथी का फ़ोन है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार। आप अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। देवान साहू बोल रहा हूँ लखनऊ से। जी साहू जी, पूछिए, क्या पूछना है आपको? भुट्टा की तैयारी कैसे करना है? जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बीज का चुनाव या प्रजाति का चुनाव करने के बाद में खेत की तैयारी कैसे की जाए। देखिए साहू जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। यदि आपने ग्रीष्मकालीन जुताई की है तो बहुत ही अच्छा है। यदि ग्रीष्मकालीन जुताई न की हो तो अभी भी गर्मी अच्छी पड़ रही है। ग्रीष्मकालीन जुताई का फ़ायदा ये होता है कि जो नींदा हैं उसके अवशेष ऊपर आ जाते हैं, जो रोग एवं कीट वाहक है वो भी ऊपर आते हैं, और तेज़ गर्मी के चलते ये मरते हैं। इससे क्या होता है कि जो खरपतवार हैं इसका प्रकोप कम होता है, कीड़े और बीमारी का प्रकोप कम होता है। तो ग्रीष्मकालीन जुताई करें, और अभी जुताई करके छोड़ दें
और यदि आप रोपा लगाना चाहते हैं तो नर्सरी खेत की तैयारी करें। नर्सरी को मुख्य खेत जो होता है उससे थोड़ा ऊपर लगाएं। अच्छा। और इस बात का ध्यान दें कि आप लंबाई कुछ भी रखें, चौड़ाई 1 मीटर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिससे आप नर्सरी के किनारे ही खड़े होकर नर्सरी की पूरी कार्रवाई उसमें जो है खाद देना, जो हम बीज की बुआई करना, निदाई करना वो कर सकते हैं। तो जो नर्सरी की जो चौड़ाई है वो हमको 1 मीटर रखनी चाहिए। साथ ही नर्सरी जब बनाएं तो जल निकास की व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि पानी ज़्यादा जमा हो जाए तो पानी को निकाल सकें, क्योंकि जितनी नर्सरी स्वस्थ हमारी होगी उतना ही रोपा विधि से ज़्यादा उत्पादन प्राप्त होगा। जी डॉक्टर लाखपाल, जैसा कि अभी टुटेजा सर ने बताया कि नर्सरी की देखभाल पूरी करनी अच्छी तरह से करनी चाहिए ताकि फसल अच्छी हो, बीमारियां ना हो। तो धान की फसल हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे ज़्यादा लगाई जाती है। हमारे किसान भाई क्या उपाय करें कि धान में बीमारियां ना आ पाएँ? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। तो जैसा अभी टुटिया साहब ने बताया कि खेत की तैयारी कैसे करें, गर्मी की जुताई कैसे करें, इसी में मैं जोड़ना चाहूँगा कि कीड़े बीमारी कैसे कम आएगी। जी। तो किसान भाई खेत में जुताई तो करें ही, साथ में क्या करें कि जो खेत में जो भी अवशेष निकलते हैं जुताई करने के बाद, फसल के अवशेष हों चाहे दूसरे पौधे के अवशेष हों, साथ में जो मेड़ पर लगे हैं पौधे उसमें जो कीड़े बीमारी है के जो वर्षा स्थल होते हैं वो उनको जला दें, नष्ट कर दें, जिससे क्या होगा कि जो खरपतवार उगे हैं मेड़ों पर और खेत के अंदर उसके बीज जलाने से नष्ट हो जाएंगे। और बाद में वो जब हम मुख्य फसल के पौधे लगाएंगे उस समय वो खरपतवार खेत में सर, हमारे एक साथी का फ़ोन आ रहा है, पहले सुन ले। हेलो हेलो हेलो। हाँ जी दीदी नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। जी दीदी, मैं योगेश कुमार जांगड़े, सिरवा बांधा बेमेतरा से। जी योगेश जी, पूछिए क्या पूछना है आपको। जी दीदी, जैसे कि हम धान की खेती करते हैं तो एक बार भुट्टा लगा के सोचा था, तो बताते हो अगर बारे में थोड़ा कैसे ढंग से लगाना है और कब लगाना चाहिए। अच्छा, कैसे ढंग से तैयारी करना चाहिए। जी जी डॉक्टर साहब, ये भुट्टा लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए कैसे तैयारी की जाए? जांगड़े जी देखिए, भुट्टा का जो क्षेत्रफल है वो लगातार छत्तीसगढ़ में बढ़ते जा रहा है। यदि आप भुट्टा की खेती करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम हम ज़मीन का चुनाव में ध्यान देंगे। इसके लिए वैसी ज़मीन की आवश्यकता होती है जहां जल का जमाव न होने पाए। यदि जल का जमाव होगा तो मक्के को नुकसान होता है। तो इसके लिए देख लें, जो हमारी जो कन्हार भूमि है वो बहुत ही उपयुक्त है। तो इसके लिए अच्छे से खेत की तैयारी करें। सर्वप्रथम तो यदि मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई किए हैं तो ठीक है, उसके बाद कल्टीवेटर चलाकर मिट्टी को अच्छी भुरभुरी बना लें। और इसके लिए जो जातियां हैं, इसके लिए जातियों को चुनाव करें। इसके लिए जो प्रमुख जातियां हैं हमारे पास हाईसेल है, प्रकाश है, इसके अलावा जो है 9631 बायो है, 9681 है, पूसा शीघ्र उत्पादन देने वाली जो किस्म है। तो जब भी हम मक्का को लगाएं तो जो कृषि विश्वविद्यालय द्वारा अनुशंसित जाति है उसका चयन करें। इसको हमेशा कतार में बोना चाहिए। देखिए, कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर एवं पौधे से पौधे की दूरी हमको 10 से 15 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और जब भी हम मक्के की खेती करेंगे सर्वप्रथम उसको फफूंदनाशक दवा से बीज को उपचारित कर लें और उसके बाद इसको हमेशा कतार में लगाएं और पानी का जमाव खेत में न होने दें। इससे बहुत अच्छा उत्पादन मक्का में प्राप्त होगा और मक्का जो है वो अत्यधिक लाभ देने वाली फसल छत्तीसगढ़ के लिए सिद्ध हो रही है। जी जी डॉक्टर टुटेजा, जैसा कि हमने चर्चा की धान और इसकी मक्के की किस्मों की, अभी हमारे किसान भाई सोयाबीन भी ज़्यादा लगा रहे हैं। तो सोयाबीन की किन किस्मों का चुनाव करना चाहिए कि फसल अच्छी हो? देखिए, छत्तीसगढ़ में सोयाबीन का बहुत बड़ा क्षेत्रफल है, खासकर राजनांदगांव, दुर्ग, बालोद, कवर्धा, यहाँ पे सोयाबीन बहुत अच्छा लगता है। तो जब हम सोयाबीन से अच्छा उत्पादन लेना चाहते हैं तो सबसे पहले प्रमुख बात जो है हम किस्मों का चुनाव करें। सर, पहले एक साथी का फोन सुन लें। हेलो हेलो हेलो। हाँ, प्रणाम मैम। नमस्कार मैम, मैं विकास तिवारी बोल रहा हूँ। जी जी पूछिए क्या पूछना है। टुटेजा जी से पूछना है कि यहाँ जैसे कंपनी के क्षेत्र हैं वहाँ कौन से कृषि को किया जाए जिसे क्या बोलते हैं कचरा वचड़ा ना हो, जैसे कीट ना पड़े पेड़ पौधे में। सर बताइए। तिवारी जी देखिए, सबसे पहले तो हमको खेत के सफाई की ओर ध्यान देना होगा। खेत को हमेशा साफ रखें। खेत के अलावा हमको मेड़ को हमेशा साफ कर रखना पड़ेगा। और अब जो है बहुत अच्छे अच्छे नींदानाशक जो कि अंकुरण पूर्व एवं अंकुरण पश्चात
दोनों में डाले जा सकते हैं, तो हमको नींदानाशक दवा का प्रयोग करना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान देंगे कि जब नींदानाशक का प्रयोग करें तो ज़मीन में नमी की मात्रा अवश्य होनी चाहिए, और जो नींदानाशक को पहले देख लें कि कौन कौन से अंकुरण पूर्व हैं और कौन कौन से अंकुरण पश्चात आते हैं। और जो नींदानाशक हैं वो अलग अलग भी होते हैं, चौड़ी पत्ती वाली, सकरी पत्ती वाली। तो इसको देख के खरपतवार का चयन करें और उसके बाद छिड़काव करें, तो जिससे क्या होगा कि आपका कम खर्च में आप नींदा से बचाव कर सकते हैं एवं अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी जी टूटेजा सर, इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे सोयाबीन की किस्मों पर। हाँ, तो किस्में कौन सी लगाई जाए जो फसल अच्छे उत्पादन दे देखिए सके? अच्छे उत्पादन के लिए तो अच्छी किस्म हमको लगानी पड़ेगी। खासकर जो सोयाबीन है, देखिए उसमें JS 9305 जाती है, जी JS 335 है, और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा भी इस पर प्रयोग किया जा रहा है, और एक नई जातीय का चुनाव किया गया है जो कि अगले साल से किसानों को उपलब्ध हो पाएगी। इसके अलावा JS 97-52, अच्छा ये तीनों जातियां जो हैं ये सोयाबीन के लिए बहुत अच्छा उत्पादन देती हैं। जी तो किसान भाई इसमें किसी भी जाति को चयन कर सकते हैं। लेकिन जो एक विशेष ध्यान देने की बात है कि जब भी हम जातियों को चुनाव करें उसको लगाएं, जी। इसका बीज उपचार अवश्य कर लें। बीज उपचार करने के बाद ही सोयाबीन को हमको लगाना चाहिए। जी जी नागपाली साहब, जैसा कि टूटेजा सर ने बताया कि बीजोपचार जरूरी है, तो बीजोपचार किस तरह से किया जाए इस विषय में बताइए। पहले एक साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो हेलो, हमारा संपर्क टूट गया है। बीजोपचार के संबंध में हमारे किसान भाइयों को बताइए। हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कोई भी बीज जो किसान भाई लेते हैं बोने के लिए, जी किसी भी फसल का हो, जी उसको उपचार करके ही बोना चाहिए। उससे दो फायदे हैं। एक तो जो बीज में उपस्थित जो भी फफूंदनाशक हों या फफूंद हों या दूसरे प्रकार के सूक्ष्म जीव हों, जी या कभी कभी छोटे छोटे कीड़े भी उसमें शामिल हो जाते हैं, तो वो बीजों को अगर हम उपचारित करके बोएंगे तो बीजों से ही चूंकि पौधा बनता है, जी तो वो पौधा उसमें से स्वस्थ निकलेगा। उसको पौधे को प्रभावित करने वाले सूक्ष्म जीव विभिन्न प्रकार के बीमारी पैदा कर सकते हैं, जी जी कीड़े उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इन सब से उस बीज से जो निकलने वाला पौधा है उसकी रक्षा होगी। जी। और 10 से 15 दिन तक जब वो खेत में खड़ा रहेगा तो अपनी जड़ें उस मजबूती से जमा लेगा। तो 10 से 15 दिन तक उसकी कीड़े और बीमारी से रक्षा करने में जो हम उसमें रसायन लगाते हैं वो उसके सहायक होते हैं। तो जो पौधा 10 से 15 दिन में ठीक से खेत में जम जाएगा, उसको आगे किसी भी प्रकार के कीड़े बीमारी से लड़ने में वो सक्षम होगा। इसलिए उनको बीजोपचार करना ज़रूरी है। जी। जैसे हम उदाहरण के लिए बात करें कि अगर धान का बीज हम लेते हैं, तो धान के बीज को सबसे पहले हम जो कार्बेंडाजिम नाम की दवा आती है, जी इसका 1.5 ग्राम दवा प्रति किलो बीज के हिसाब से बीज का हम उपचार करें। उपचार करने के लिए किसान भाई या तो खुले स्थान पर भी कर सकते हैं। सबसे अच्छा ये होगा कि जो पुराना हमारा पानी पीने वाला मटका होता है, उसमें हम बीज और दवा डालें। प्रति किलो के हिसाब से उसमें दवा मिला सकते हैं। जी। उसका मुंह बंद करके उस मटके को हम 10 से 15 मिनट तक अगर अच्छे से हिलाते हैं। नागपाल सर, हम चर्चा जारी रखेंगे। एक प्रश्न सुनिए पहले। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार जी नमस्कार, आप अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न कीजिए। जी पूछिए, क्या पूछना है आपको? क्या है ना, अपने यहाँ सिंचाई का साधन बहुत कम है। नहर से होता है सिंचाई, और मतलब बारिश के पानी से होता है। अच्छा। थोड़ा बहुत खेत तालाबों से होता है। तो मतलब ना धान की फसल में पानी कम पड़ जाता है। जी। तो मतलब कौन सी फसल लगाए जिससे अधिक मुनाफा हो? जी बताइए टूटेजा सर। डुमार मर जी, देखिए यदि आपके पास पानी नहीं है, एक तो आपने बताया कि नहर से पानी है, और यदि पानी आपके पास देने की सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप कोशिश कीजिए कि शीघ्र एवं मध्यम पकने वाली धान, खासकर मध्यम पकने वाली धान, क्योंकि आपके पास नहर है, एक आध पानी वहाँ से दिया जा सकता है, तो उसके लिए आप इंदिरा राजेश्वरी 1 राजेश्वरी के नाम से जाती है। आप इसके अलावा हमारे यहाँ जो दुर्गेश्वरी है और माहेश्वरी है, इसके अलावा जो महामाया पुरानी जाति है, इन सभी का आप कोई भी एक जाति इसमें चुन सकते हैं। और जो किसान भाई के पास, एक बार फिर से बताना चाहता हूँ कि जिस किसान भाई के पास पानी की सुविधा एकदम उपलब्ध नहीं है, उनको ऐसी जाति लगाना चाहिए कि जो कि मानसून पे ही अच्छा उत्पादन दे सकें। उसमें हमारी दुर्गेश्वरी है, सहभागी है, और एक इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा बहुत ही अच्छी धान निकाली गई है जो कि इंदिरा बारानी
के नाम से। बारानी मतलब होता है सूखा, यानी सूखा सहन करने की क्षमता भी है, और यदि पानी अच्छा गिरता है तो भी अच्छा उत्पादन देती है। तो दोनों ही परिस्थिति में इसका उत्पादन अच्छा है। तो जो नई जातियां लगाई गई हैं इनका चयन करें, इससे आपको कम खर्च में अच्छा उत्पादन हो सकता है। और यदि चूँकि मानसून है इस बार, ये बहुत अच्छी चीज़ आ रही है कि मानसून जो है सामान्य रहेगा, और किसी परिस्थिति बस यदि कम पानी भी होता है तो इंदिरा बारानी धान दोनों परिस्थिति में अच्छा उत्पादन देगी। आप इस जाति का चयन कर सकते हैं। जी, हमारे एक किसान भाई का फ़ोन है। हेलो हेलो हेलो, हाँ नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए और प्रश्न पूछिए। मैं राहुल बोल रहा हूँ। जी राहुल जी, पूछिए क्या पूछना है आपको? कि गन्ना खेती करने के लिए क्या करना पड़ता है? जी, गन्ना का खेती करने के लिए क्या करना? अच्छा सर, ये गन्ना की खेती करना चाहते हैं। राहुल जी देखिए, गन्ने का खेती यदि हम गन्ने मिल के आसपास करें, जाकि आपका बालोद है उसके आसपास यदि आप खेत कर सकते हैं। देखिए, गन्ने को दो समय लगाया जाता है, एक को कहते हैं हम शीतकालीन समय और दूसरे को बसंतकालीन गन्ना। शीतकालीन गन्ना जो है उसको अक्टूबर नवंबर में, और बसंतकालीन जो गन्ना है उसको फरवरी मार्च में लगाना चाहिए। जी, इसके लिए जो काली ज़मीन है वो बहुत ही अच्छी उपयुक्त पाई जाती है। डोरसा एवं कन्हार, यहाँ दोनों मिट्टी में इसको लगाया जा सकता है। इसके लिए एक चीज़ की आवश्यकता है कि जिस किसान भाई के पास सिंचाई की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध हो वो गन्ना की खेती कर सकते हैं। तो शीतकालीन जो है अक्टूबर नवंबर में जो फसल लगती है आप उसको लगाइए, इससे अच्छा उत्पादन प्राप्त होगा। और इसके बीच में आप अंतर्वर्षीय फसल, मतलब जब इसको दूर दूर लगाया जाता है 90 सेंटीमीटर की दूरी पर कतार से कतार, उसके बीच में आप दूसरी फसल लेकर भी अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। जी लखपाले साहब, हमारी बीजोपचार की चर्चा अधूरी रह गई थी। किसान भाइयों को बीजोपचार किस तरह से करना चाहिए? हाँ, तो जैसा मैं बता रहा था कि धान का अगर बीज लेते हैं हम, जी तो उसको कार्बेंडाजिम नाम की दवा 1.5 ग्राम दवा जी प्रति किलो बीज के हिसाब से लें। और एक जो पुराना मटका जो अभी पानी पीने के काम में नहीं आ रहा है जी, उसमें डाल के उसके मुंह को अच्छी तरह से बंद कर दें किसी कपड़े से, और उसको 10 से 15 मिनट तक हिलाना चाहिए। अच्छा, जिससे क्या होगा कि जो कार्बेंडाजिम नाम की दवा है जो पाउडर के रूप में होती है, वो बीजों के ऊपर अच्छी तरह से एक पतली परत के रूप में जम जाती है। जी जी और उसे निकाल कर फिर आधा घंटा हम छायादार स्थान में रख दें एक पतली परत के रूप में, जी, और उसके बाद उसकी बुआई करना चाहिए। अच्छा, जिससे क्या होता है कि जो पाउडर है वो अच्छी तरह से बीज के ऊपर बैठ जाता है, और फिर हम उसकी बुआई करें तो जो रसायन है वो बीज के साथ साथ ज़मीन में चला जाता है। जी जी, और जब बीज अंकुरित होगा उस समय उससे जो निकलने वाली जड़ है फिर से हमारे एक पौधा साथी है। का फ़ोन है। हेलो हेलो हाँ, नमस्ते दीदी। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए और अपना प्रश्न पूछिए। कुलदीप सेन असदा नंबर 2 ले बोला था। हाँ कुलदीप जी, पूछिए क्या पूछना है। जैसे कि अभी खरीफ फसल में सोयाबीन है, उसका तैयारी कैसे करना है, मतलब ये जानकारी चाहता हूँ। ये सोयाबीन लगाना चाहते हैं, तैयारी कैसे कुलदीप करें? जी देखिए, सोयाबीन आप लगाना चाहते हैं तो यदि आप गर्मी की जुताई कर चुके हैं तो बहुत अच्छा है। आप कल्टीवेटर के द्वारा सर्वप्रथम 2-3 बार कल्टीवेटर चलाएं, और आखिरी में आपके पास हैरो है, डिस्क हैरो है, तो उसको चलाकर मिट्टी को भुरभुरा बना लें। देखिए, सोयाबीन का अच्छा उत्पादन लेने के लिए अब जो नई विधि है जिसमें परिवर्तन किया गया है कि हम मेड़ नाली विधि से सोयाबीन लगाते हैं। इसके लिए इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा यंत्र भी विकसित किया गया है। इसमें क्या होता है कि जब हम मेड़ नाली विधि से लगाते हैं तो जो ज़्यादा पानी गिरता है छत्तीसगढ़ में वो भी नाली के माध्यम से आसानी से निकल जाता है, और यदि पानी नहीं गिरता तो जो नाली में पानी संचित रहता है उससे सोयाबीन का उत्पादन अच्छा प्राप्त होता है। सोयाबीन को लगाते समय इस बात का विशेष ध्यान दें कि यदि मेड़ एवं नाली विधि द्वारा लगा रहे हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन यदि आप समतल खेत में ही इसको बुआई करना चाहते हैं तो जब हम उसको जुताई करें आखिरी जब खेत की तैयारी करते समय, तो इस बात का ध्यान दें कि यदि कहीं पे पानी का निकास होता है तो वहाँ पे जल निकास नाली अवश्य बना दें, जिससे कि जो वर्षा का अधिक क्षेत्र जो पानी भरने की संभावना रहती है उसको निकाला जा सके, और उसके बाद आप इसकी सोयाबीन की बुआई करें। जी टुटेजा साहब, खेत की तैयारी में उर्वरक प्रबंधन भी बहुत महत्वपूर्ण है, तो कैसे उर्वरक पहले हमारे एक साथी का फ़ोन सुन लें। हेलो हेलो हाँ, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम प्रसाद है, मैं दुर्ग से बोल रहा हूँ। जी पूछिए क्या पूछना है आपको। कि भुट्टा का खेती करने के लिए क्या है? मक्के के बारे में जानना चाहते हैं। मक्के का- प्रहलाद जी देखिए, मक्के की खेती हम उसी जगह पे करेंगे जहाँ पानी का भराव न होने पाए। मतलब धान के खेत को छोड़ के जो भर्री ज़मीन है वहाँ पे आप मक्के की खेती कर सकते हैं।
यदि आपके खेत में पानी का जमाव होता है तो उसको पानी के जमाव के लिए जल निकास नाली बनाइएगा। मक्के की जो हम तैयारी करेंगे खेत की, सर्वप्रथम तो 2-3 बार कल्टीवेटर चलाएं, आखिरी बार डिस्क हैरो चलाकर खेत को अच्छी तरह भुरभुरी कर लें और उसके बाद मक्का को लगाएं। मक्का को हमेशा कतार में लगाना चाहिए। कतार से कतार की दूरी 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी जो है 15 से 20 सेंटीमीटर रखें। अच्छा सर, हम जैव उर्वरक के बारे में बात कर रहे थे कि रासायनिक खाद महंगी होती जा रही है, तो कौन से जैव उर्वरकों का चयन करें हमारे किसान भाई कि कम लागत में भी अधिक उपज ले सकें? देखिए, किसान भाइयों को जैव उर्वरक का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है, इससे उत्पादन में लागत में तो कमी आएगी, जी। जमीन की उर्वरा शक्ति बढ़े रहेगी। अच्छा। खासकर जो दलहनी फसल है उसमें राइजोबियम कल्चर का उपयोग किया जाता है। जी। किसान भाई इस बात का ध्यान देंगे कि हर दलहनी फसल के लिए अलग अलग राइजोबियम कल्चर होता है। जैसे सोयाबीन को लगा रहे हैं तो सोयाबीन का राइजोबियम कल्चर उपयोग करेंगे। दूसरी जो अरहर लगा रहे हैं तो अरहर का राइजोबियम कल्चर का उपयोग करेंगे। और धान में जो है नील हरितकाई या एजोस्पिरिलम जो है इसका उपयोग हमको करना चाहिए। हमारे एक साथी का फोन है। हेलो 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 हेलो। हाँ नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार दीदी, मैं रमेश रजापुर दीदी से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? दीदी मोर सवाल है कि मैं मक्का खेती के लिए मिट्टी परीक्षण करवाना चाहता है, जरूरी कि नहीं मक्का खेती के लिए दीदी? अच्छा सर बताइए। रमेश जी, देखिए, मक्का ही नहीं, यदि आप कोई भी खेती करना चाहते हैं तो मिट्टी परीक्षण किसान भाइयों को अवश्य करना चाहिए। अभी बहुत ही अच्छा समय है मिट्टी परीक्षण करने का, और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ पर भी मिट्टी परीक्षण किया जा रहा है। 2-3 बातों का ध्यान देंगे कि जब हम मिट्टी का नमूना लें तो एक ही जगह से न लेके 4-5 जगह से एकड़ में हम नमूना लें। इस बात का ध्यान दें कि पेड़ की छाया वाली जगह से नमूने न लें, जहाँ पे कोई खाद की ढेरी बनाई गई वहाँ से नमूने न लें, और आप मिट्टी की जांच कृषि विभाग से ऑफिस से या कृषि विज्ञान केंद्र से करवा लें। जी डॉक्टर लाखपाले, डॉक्टर टुटेजा, आप दोनों हमारे स्टूडियो में आए, हमारे किसान भाइयों को आपने इतनी उपयोगी जानकारी दी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, खेतों की तैयारी के संबंध में विस्तार से आपने जानकारी ली। खेतों की तैयारी अच्छी कीजिए, उपज अच्छी होगी। नया विषय, नई जानकारी के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।